स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग बायोलॉजी में पहले चैप्टर जीव में जनन को देख रहे थे और आज हम लोग जहां तक देखे थे पिछले लेक्चर में उसके आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक इसके पीछे तक हम लोग समझ चुके थे, अब यहाँ से समझना चालू करें। देखिए क्या लिख रखा है, कह रहा है कि ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता। इसको प्यारे बच्चों हमने पिछले लेक्चर में समझाया भी था, ठीक है। तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मैंने इसको फिगर में जैसे देख लीजिए, ईस्ट के अंदर ये फिगर यहाँ दे रखा है, यहाँ पे आप समझिए ये। अब यहाँ पे देखिए ये ईस्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो यह जान लीजिए कि जो ईस्ट होता है ना, ये ईस्ट, यह ईस्ट एक खमीर कहलाता है जो कि फंगस है। फंगस, ये फंगस, फंगस क्या होता है भाई, ठीक है। फंगस यानी कि ईस्ट को हम लोग फंगस के अंतर्गत रखते हैं। और ये फंगस क्या है, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो 5 किंगडम थे ना, उसमें एक वर्ग फंजाई भी था, यानी मोनरा, प्रोटिस्टा, फिर क्या था फंजाई, फिर प्लेंटी और एनिमेलिया। इस तरह से 5 किंगडम थे, उसमें फंजाई भी था। तो फंजाई के अंतर्गत यह आने वाला एक जीव है, ठीक है। फंजाई के अंतर्गत आने वाला यह एक जीव है। तो चलिए हम इसके बारे में, इसको हम लोग ईस्ट को सैक्रोमाइसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसीज। इसे हम लोग यानी कि ईस्ट को सैक्रोमाइसीज भी कहते हैं। पहले तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और यह जो सैक्रोमाइसीज या जो ईस्ट होता है ना, ये सबसे छोटा फंगस होता है। यानी कि यह क्वेश्चंस आपसे पूछा भी जा सकता है, चाहे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछता भी है। स्मॉलेस्ट फंगस यानी कि इस कहेगा स्मॉलेस्ट फंगस यानी कि सबसे छोटा फंगस कौन होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? सबसे छोटा फंगस यानी कि कवक, कवक लिख सकते हैं, है ना। कौन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सैक्रोमाइसीज या ईस्ट, ठीक है। यह फंगस होता है। क्या होता है? फंगस होता है, ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट फंगस। अब इसकी साइज भी, चलिए साइज भी बता देते हैं, चूंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आ ही गया तो इसको जान लीजिए। इसकी साइज तकरीबन 3 से 15 मिली माइक्रोन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3 से 15 मिली माइक्रोन इंटू 2 इंटू 10 मिली माइक्रोन के आसपास, यानी इतने व्यास का यह होता है इसकी साइज, ठीक है। तो यह सैक्रोमाइसीज या जिसे हम लोग कहते हैं ईस्ट, यह सबसे ही स्मॉलेस्ट फंगस होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जब इसको समझ गए कि ईस्ट क्या है, तो हम इसके बारे में, इसके जनन को देख लें और इसके संतान को भी देखें कि ये कैसे संतति का निर्माण करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह एक ईस्ट है, देखिए यह क्या है, यह सैक्रोमाइसीज है, यह एक स्थिर कोशिका है, ठीक है। अब चूंकि इसको अपनी तरह एक क्या देना है, संतति, माने इसके अंदर अलैंगिक चलन की क्रिया होनी है, ठीक है ना। तो ये कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे ये एक कोशिका है जिसे हम कहेंगे जनन कोशिका। यहाँ पे जनन कोशिका क्यों कह रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी से न संतति का निर्माण होगा या आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? जनन कोशिका, ठीक है। उम्मीद है कि बात ये आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो जनन कोशिका यानी कि यह जो सेल्स है, ये सेल्स करेगा क्या, तो ये सेल्स आप ध्यान से देखोगे तो अपने ऊपर एक आउट ग्रोथ बनाता है। आउट ग्रोथ बोले तो एक वाह्यावृद्धि। ये वाह्यावृद्धि क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चलिए हम लोग देख लेते हैं। बस बस देखिए, साफ कर लिया ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो आउट ग्रोथ का मतलब क्या है, तो आउट ग्रोथ का मतलब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या यह ईस्ट अपने 2 बराबर भाग यानी कि जो इसका पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिखा रहा है, क्या इसका आधा भाग यानी कि आधा भाग बट रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बट रहा है। ये अमीबा की तरह तो बट नहीं रहा है। इसलिए इसने नीचे का क्या कहा था अपने शब्दों में, क्या कहा था कि ईस्ट ही एक ऐसा है जिसमें बराबर बराबर विभाजन, यहाँ देख लीजिए ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता, ठीक है। अब इसीलिए इसको इसने क्या कहा, ये देखो एक आउट वृद्धि यहाँ से देखो दिखा रहा है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, एक आउट वृद्धि दिखा रहा है। और उस आउट वृद्धि में जो ये न्यूक्लियस है, पहले तो ये जान लो कि ये है न्यूक्लियस, जिसे हम लोग कह सकते हैं केंद्रक। ये केंद्रक है। और ये जो दिख रहा है ना, इसे हम लोग वैक्यूल कहेंगे या रिक्तिका कह सकते हैं, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, ठीक है। अब ये जनन कोशिका है, मतलब हम लोग पेरेंट सेल कह सकते हैं। पेरेंट सेल मैंने पिछले लेक्चर में समझाया प्यारे बच्चों, ये पेरेंट सेल हम लोग कह रहे हैं, पेरेंट का मतलब माता पिता, चूंकि यह अकेले ही संतान को दे रहा है इसलिए यहाँ पे पेरेंट शब्द कह दिया गया, पेरेंट सेल या जनन कोशिका, ठीक है। तो जो बीच वाला रिक्तिका दिख रही है उसे वैक्यूल, और जो ऊपर की संरचना दिख रही है ये वाली, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ये वाली, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो यह आधा आधा न बट करके इसमें एक आउट वृद्धि होती है। आउट वृद्धि उस तरफ होती है, ठीक है ना, जिधर केंद्रक बढ़ के जाता है, और जा करके ध्यान से देखेंगे तो इसमें कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया हो रही है, मैंने बताया था सेल डिवीजन में। ये देखो यह केंद्रक कुछ इस तरह से आधा आधा, माने आधा भाग इसके अंदर और आधा भाग जो आउट वृद्धि है उसमें क्या है, चला गया। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इमर्जिंग बड भी इसको हम लोग
कह लेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस संरचना में यानी कि इसमें और इसमें केंद्रक जो है ना वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, माने गति कर रहा है, और गति करके यानी कि न्यूक्लियस, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट करके देखो ध्यान से क्या हुआ, अब ये यहाँ से टूटा इस वाले भाग में, और टूट करके यहाँ अपना एक भाग बना लिया और इसके अंदर एक भाग बना लिया। ठीक है, अब कुछ समय पश्चात ये पूरी तरह से ये जो खांच है ना इसको पूरा कंप्लीट कर लेता है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह इससे टूट करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इष्ट कोशिका है ना, जिसका जो जनन कोशिका है वह अपने केंद्रक का विभाजन कर रहा है, एक आउट ग्रोथ में दोनों साइड केंद्रक जा रहा है, और जा करके एक स्थिति ऐसी आती है कि जब दो केंद्रक इसके अंदर हो जाते हैं तो वह अलग वाला भाग जो कि आउट ग्रोथ करके केंद्रक को बना रहा है वो अलग हो जाता है, और वही उसका क्या कहलाता है, संतति कहलाता है। और यह जो आउट ग्रोथ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कलिका कहते हैं या बड कहते हैं। क्या कहेंगे, कलिका या बड। तो प्यारे बच्चों यहाँ से स्थिति आपको साफ हो जानी चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए कि एक है इष्ट कोशिका, चलो मैं यहाँ अलग से भी बना के दिखा दे रहा हूँ। इस इष्ट कोशिका में एक पाया जाता है केंद्रक, एक पाया जाता है क्या, वैक्यूल्स। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ये है आपका न्यूक्लियस यानी कि यन, और ये क्या है, तो ये है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, और ये पूरी संरचना चूंकि ये जनन करने वाली है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे पैरेंट, पेरेंट सेल कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, यह अपने इस केंद्रक को क्या करेगा, तो ऐसे देख लो ध्यान से, यहाँ से एक आउट ग्रोथ निकालेगा, है ना, देखो ये आउट ग्रोथ, ये ध्यान रखना है कि ये बराबर बराबर अपने पूरे बॉडी का ये बराबर तो भाग ले नहीं रहा है, एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकाल रहा है, और यही केंद्रक यहाँ से क्या कर रहा है, तो इन दोनों में इनलार्ज हो रहा है, देखो ध्यान से, यही केंद्रक दोनों में फैल रहा है। ठीक है, बाकी ये वैक्यूल भी थोड़ा सा ये हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। फिर क्या हुआ, तो अगले स्टेप में भी हम लोग देखेंगे कि अब वहां भी केंद्रक मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, और दिखेगा जरूर, लेकिन अब ये अलग अलग यहाँ पे दिखने लगेगा, और ये बाकी आपका क्या है, आपका वैक्यूल है। ठीक है, तो अब ये अलग अलग हुआ तो धीरे 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 ये वाला खांच भी क्या होने लगेगा, यानी कि इन दोनों प्रक्रिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस की स्थिति है वो मूवमेंट में है, यानी गति कर रही है। फिर लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि यह जो बड है ना इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बड कहेंगे या कलिका कहेंगे, और यही कलिका लास्ट में क्या होती है ना, ये खांच ये वाला अलग बन के निकल जाती है, और बाकी जो ये होती है ना ये वाला इससे अलग हो जाती है, जिसमें उसी की तरह की सेम डिट्टो संरचना देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये एक प्रक्रिया है जिसमें बड के द्वारा नए संतति का निर्माण हो रहा है, माने ईस्ट के अंदर किस प्रकार का जनन हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, यानी कि हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बर्डिंग क्यों आप देख लिए हो, बर्डिंग इन ईस्ट सेल, ईस्ट सेल्स यानी कि ईस्ट सेल्स यानी कि खमीर, यानी कि ईस्ट के अंदर एक बर्ड का निर्माण हुआ, यानी कि हुआ, और वही बर्ड एक नए संतति का निर्माण कर लिया। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जब हमने इसको देख लिया बाई बर्डिंग, यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान से छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर क्या होता है, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है। प्यारे बच्चों, प्रारंभ में यानी कि शुरू में जब बर्ड बन रहा था तो यहाँ देखिए ये इसी सेल से यहाँ पे जुड़ी है ना, बिल्कुल भी जुड़ी है, देखिए यहाँ भी जुड़ी है, यानी कि शुरू में अपनी जनक सेल से क्या है, जुड़ी है। फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में क्या हो जाती हैं, अलग होकर के, और नए इष्ट जीव में परिपक्व हो जाती है, और बाद में अनुकूल 2-4 दिन के बाद वो क्या होता है, वो अलग हो जाती है और एक नए इष्ट कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, बाय द बर्डिंग प्रोसेस इन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें हम लोग इष्ट की चर्चा की है। ठीक है, अब इष्ट में और अमीबा में दोनों में एक विशेष अंतर भी हमने समझाया। यहाँ पे लिख रखा है कि जो अमीबा है वो अपना आधा आधा भाग में न्यूक्लियस को लेकर के बट रहा है और दो संतति का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पूरा एक ईस्ट क्या कर रहा है, में समान विभाजन नहीं होता, यह विभाजन समान नहीं होता, यह एक छोटे से बर्ड का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज बर्डिंग इन ईस्ट सेल्स देखा और समझा भी। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।